हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द सेशन जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच को। अब ये बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है टॉपिक। इसको हम नरेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। देखो, नाम कुछ भी हो, हमें काम से मतलब है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको फिर आज हम समझते हैं वन शॉट में। डिटेल्ड लेक्चर होने वाला है जिसके अंदर मैं सभी रूल्स, सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो, मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाती हूँ, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि भाई ये नरेशन होता क्या है ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये नरेशन जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, इसका मतलब क्या है, तो ये नरेशन वर्ड आता कहां से है। ये नरेशन वर्ड आता है बेटा एक शब्द से जिसको हम बोलते हैं नरेट। नरेट का मतलब, अब देखो, तुम लोगों ने ना नरेटर तो जरूर सुना होगा। इंग्लिश के लिटरेचर बुक्स में, इंग्लिश लिटरेचर बुक्स में आपने देखा होगा ना कि कई बार ये टर्म यूज होता है, नरेटर ने ऐसा कहा। नरेटर का मतलब यानी कि वो इंसान जो आपको कोई वारदात बता रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, कुछ डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं। तो नरेटर यानी कि वो इंसान जो कहानी बताए, कोई इंफॉर्मेशन दे, कुछ डिस्क्राइब करे, ऐसा कुछ काम करने वाले इंसान को हम नरेटर कहते हैं। तो नरेट का मतलब क्या है? नरेट का मतलब यही होता है बेटा, टू टेल, ठीक है, टू डिस्क्राइब, इन्फॉर्म, ठीक है। आप कोई कहानी बता रहे हो, कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बेसिकली कुछ भी बात बताना। अब नरेशन क्या होता है? इसी प्रक्रिया को नरेशन कहते हैं, जब एक इंसान दूसरे इंसान को कोई बात बताता है, कोई जानकारी देता है, कोई किस्सा सुनाता है, कुछ डिस्क्राइब करता है, इसी को हम नरेशन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई अगर आप कोई बात किसी को बता रहे हो तो यहां पे ये एक इंसान का प्रोसेस तो है नहीं, इसके अंदर दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि कोई एक बात आप किसी दूसरे को ही तो बताओगे, या तो अपने बारे में या तीसरे के बारे में, है कि नहीं। तो ये है नरेशन, जो कि हम अपनी लाइफ में पता नहीं जब से बोलना सीखे हैं तब से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, है ना। कि अपने मम्मी को बताएंगे कि घर स्कूल में आज क्या हुआ था, या दोस्तों को बताते हैं कि यार आज मेरे साथ पता है जब मैं स्कूल आ रहा था तो मेरे साथ ऐसा हो गया। या फिर हम, है ना, अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं कि यार आज मैं बड़े टेंशन में हूं क्योंकि आज जॉब में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, या कुछ भी हो। तो अब यहां पे आप समझ रहे हो कि ये चीज हम हमेशा से करते आ रहे हैं बेटा, बस आज हम इसकी टेक्निकलिटीज को समझने वाले हैं। तो नरेशन का अब ये जो प्रोसेस है, समझ गए नरेशन क्या है? नरेशन एक प्रोसेस है जहां पे इंफॉर्मेशन या कोई भी अगर आप बात समझा रहे हो, बता रहे हो, वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच रही है, ठीक है। आप किसी दूसरे को ही तो बताओगे वो सारी बातें। तो अब यहां से निकल के आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि भाई अगर कोई बात आप किसी को बता रहे हो तो आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट स्पीच, यानी कि स्पीच का मतलब बोली ना बेसिकली, है ना। हम क्या बोलते हैं स्पीच को हिंदी में? भाषण। तो वही आप जो कह रहे हो, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो, या तो वो आप क्या करोगे, डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट तरीके से कम्युनिकेट करोगे। वरना दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आप जो भी बात कह रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो, वो आप इनडायरेक्ट तरीके से कर सकते हो। तो यहां से निकल के आते हैं नरेशन के ये दो पार्ट्स, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब बेटा हमें ना बेसिकली इसमें सीखना ही ये है कि अगर कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें। और देखो, अगर तुमने वही है ना कि घर से मार्केट का रास्ता अगर जान लिया तो मार्केट से घर का रास्ता भी पता चल जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना आ गया तो उल्टा भी कर लोगे, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी कर लोगे। अब यहां पे हमें इन्हीं को समझना है। बेसिकली पूरा ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है ना रिपोर्टेड स्पीच वाला, वो निकल के ही ऐसे आता है कि भाई डायरेक्ट स्पीच क्या है उसको समझो, फिर उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें, उसके कुछ रूल्स जानो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें डिटेल में समझाती हूं कि ये डायरेक्ट स्पीच होती क्या है। देखो, मान लो कि हमारे पास क्लास में एक लड़का है, ठीक है, हमारे पास क्लास में एक लड़का है, लड़का बना देते हैं, और हमारे पास यहां पे एक लड़की है, ठीक है, प्यारी सी। अब लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम है हमारे पास रिंकी, और लड़के का नाम है हमारे पास राजू, ठीक है। सो अब होता क्या है, ये दोनों ही मेरे स्टूडेंट्स हैं। थोड़ी कहानी के तरीके से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। ये दोनों ही मेरे स्टूडेंट्स हैं, और ये दोनों ना अभी क्लास में, मतलब ये मेरे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि क्लास शुरू होने से पहले राजू मार्केट में था, उसे रिंकी नजर आ गई। तो राजू ने रिंकी से पूछा कि अरे भाई रिंकी, कहाँ जा रही हो आज तुम? क्लास में नहीं आओगी क्या? मैं तो जा रहा हूँ निकिता मैम की क्लास में, है ना। तो रिंकी ने बोला कि नहीं यार, मैं नहीं आऊंगी। क्यों आज मैं क्लास में नहीं आऊंगी? बिकॉज आई एम गोइंग टू लंडन।
ठीक है, उसने बोला क्योंकि आई एम गोइंग टू लंदन, मैं तो लंदन घूमने जा रही हूं, तो मैं तो क्लास में नहीं आने वाली हूं। तो राजू ने बोला ठीक है। अब हुआ क्या बेटा कि अब राजू दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया क्लास में, और उसने, मैंने बोला भाई राजू रिंकी कहाँ है, तुम्हारे साथ ही रहती है, कहाँ है वो? तो राजू ने बोला कि अरे मैम वो ना रिंकी मुझे रास्ते में मिली थी। अब राजू के पास बेटा यहाँ पर दो तरीके हैं, मैंने क्या बोला, आप कोई भी बात बताना चाहते हो, कुछ डिस्क्राइब या इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, आपके पास दो तरीके होते हैं, तो डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से बताओगे। तो अब राजू ने सोचा कि डायरेक्ट तरीके से मैम को बता देता हूं। डायरेक्ट तरीके का, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है बेटा कि जो इंफॉर्मेशन, ठीक है, अब हम तीन लोग हैं यहां पर, रिंकी ने राजू को कुछ कहा और राजू वो बात अब मुझे बताने वाला है। अब यहां पर उसके पास क्या होने वाला है, उसके पास अगर वो डायरेक्ट तरीके से बताएगा तो उसके पास एक ऑप्शन यहां पे ये बन जाता है कि रिंकी की जो बात थी ना वो डायरेक्ट मुझे वैसी की वैसी ही बता दे, उसमें अपना कोई भी, वो अपनी खुद की कोई नॉलेज यूज नहीं करेगा, अपना खुद का कुछ दिमाग नहीं लगाने वाला है, उसने जैसा सुना वैसा बता दिया। तो बेसिकली डायरेक्ट स्पीच में इंफॉर्मेशन जो है ना बेटा वो डायरेक्ट फ्लो करती है, उसमें तीसरे या उस इंसान का कोई हाथ नहीं होता। तो यहां पर हमें रिंकी ने क्या बोला था कि मैं तो लंदन जा रही हूं, मैं क्लास नहीं आऊंगी क्योंकि मैं लंदन जा रही हूं। तो जब मैंने राजू से पूछा कि भाई रिंकी क्लास में क्यों नहीं आई, तो राजू क्या बोलेगा कि मैम रिंकी कह रही थी कि मैं लंदन जा रही हूं, इस वजह से वो क्लास नहीं आई। तो आप समझ रहे हो कि यहां पर वो शब्द जो थे वो क्या राजू के शब्द थे? नहीं, वो शब्द रिंकी के थे। क्या राजू ने इसमें कुछ फेर बदल करी, अपना दिमाग लगाया? नहीं। जो इंफॉर्मेशन, मैं यहां खड़े हो जाती हूं, सोचो, जो इंफॉर्मेशन राजू ने रिंकी से सुनी वो सुन के उसने डायरेक्ट मुझे बता दी, इसमें उसने कुछ भी अपने हिसाब से चेंज किया ही नहीं, अपना दिमाग लगाया ही नहीं। तो यहां पर डायरेक्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेकिन वहीं पर बेटा अगर मैं राजू से पूछती हूँ कि भाई रिंकी क्यों नहीं आई आज क्लास, तो राजू अगर इनडायरेक्ट तरीके से सोचता है कि अब मैं मैम को इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट तरीके से देता हूं, तो उसका मतलब क्या है कि वो पहले ये जो इंफॉर्मेशन उसको मिली, यानी कि जो भी बात रिंकी ने कही उसको वो समझेगा और अपने हिसाब से बताएगा। तो अब अपने हिसाब से सोचो, अगर राजू बोले कि मैं लंदन जा रही हूं, तो मुझे एक समझ में आएगी बात, मुझे तो लगेगा कि राजू लंदन जा रहा है, मैं बोलूंगी पागल वागल हो गए तुम, एक तो लड़के हो और फिर जा रही हूं क्यों बोल रहे हो, और दूसरी चीज कब जा रहे हो भाई, यही तो मुझे लगेगा। पर राजू बोले नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं मैं नहीं जा रही, वो तो असल में रिंकी जा रही है, तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि भाई तो तुम सही से बताओ ना। तो यहां पे क्या है बेटा कि रिंकी की कही हुई बात अब पहले राजू समझेगा, ठीक है, कि रिंकी ने क्या कहा था, मैं लंदन जा रही हूं, तो राजू के नजरिए से अब देखो, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन जहां से निकली, रिंकी ने जो इंफॉर्मेशन दी, अब वो राजू अपने हिसाब से समझ के फिर मुझे बता रहा है। तो ये इनडायरेक्ट तरीके में इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंच रही है। डायरेक्ट में क्या था, रिंकी ने जो बोला डायरेक्ट उसने सीधा सीधा मुझे बता दिया, जो उसके शब्द थे वैसे के वैसे मुझे बता दिया कि मैम रिंकी के शब्द हैं ये, रिंकी ने कहा मैं लंदन जा रही हूं, सीधी सी बात। तो ये डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में वो क्या बोलेगा कि मैम रिंकी कह रही थी कि वो लंदन जा रही है, इसलिए वो नहीं आएगी क्लास में। तो ये होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब बेटा होता क्या है ना, अगर आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, अब यही आपको समझना है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कैसे चेंज करें। तो अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के ही आते हैं। तो अब आपको ना पूरा कन्वर्जन सीखना पड़ेगा कि भैया डायरेक्ट स्पीच को हम इन डायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे। तो उससे पहले आपको इसी के पार्ट समझना पड़ेगा, है ना। जब आप डायरेक्ट स्पीच को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो इनडायरेक्ट में, तो पहले समझो कि डायरेक्ट स्पीच के हिस्से कितने होते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट स्पीच को अगर हम समझें तो डायरेक्ट स्पीच ना कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन से बेटा? सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि देखो, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है, एक वर्ब तो समझ ही रहे हो आप लोग क्या होती है ना। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है ऐसा हिस्सा पूरे सेंटेंस का। डायरेक्ट स्पीच में बेटा ये पूरा सेंटेंस बनता है और वो एक सेंटेंस होता है और उस एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब बताता है किसने किससे कहा, और ये रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा बताता है क्या कहा, ठीक है। और देखो बेटा, आप अगर लॉजिकली खुद समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों चीजें जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब सोचो कि राजू अगर मुझसे बोलने लगे, या छोड़ो राजू को, मैं ही आपसे बोलने लगूं कि मैं लंदन जा रही हूं, तो क्या आपको समझ में आएगा कि किसके शब्द हैं? आप तो यही सोचोगे यार निकिता मैम तो लंदन जा रही है, इनकी तो मौज है यार, है कि नहीं, यही सोचोगे। मैं बोलूं नहीं नहीं मैं नहीं,
मैं लंदन जा रही हूं, तो तुम तब भी नहीं समझ पाओगे, तुम बोलोगे यार क्या मैम, क्या टीचर बनोगे आप तो बोल ही नहीं पा रहे हो। तो यहां पर बेटा जब हम किसी और की बात या कोई और इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं, जब हम किसी को बताना चाहते हैं तो सारी चीज बतानी पड़ती है। तो यहां पर अगर ये रिंकी के शब्द हैं तो मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भैया रिंकी ने कहा मुझसे, या रिंकी ने कहा ऐसा कि वो लंदन जा रही है या मैं लंदन जा रही हूं। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा रिंकी जा रही है लंदन, मैम नहीं। तो इसीलिए यहां पर सबसे पहले अगर मैं सीधा आपको इतना कह दूं, सोचो कि रिंकी ने कहा, तो भी तो आपको ऐसे अंदर से खलबली हो जाएगी ना कि क्या कहा रिंकी ने, क्या कहा मैम, क्लास में बाद में पढ़ेंगे, पहले बताओ रिंकी ने क्या कहा। तो ये दोनों का एक साथ आना बहुत जरूरी है ताकि कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो सके। कि रिंकी ने कहा मैं लंदन जा रही हूं, अब समझ में आ रहा है कि अच्छा रिंकी के पास बहुत पैसा आ रहा है, रिंकी लंदन घूमने जा रही है। समझे? तो ये है हमारे दो पार्ट्स। अब समझो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ना बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब में भी अपने आप में इसके पास ना, पिंक कलर लेते हैं चलो, अपने अपने आप में इसके पास बेटा दो पार्ट्स होते हैं। एक दो पार्ट्स नहीं, मतलब इसके अंदर ना हम वर्ब यूज करते हैं। एक होता है इसके अंदर सब्जेक्ट, यहां पे होती है वर्ब, और यहां होता है ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, ठीक है? यानी कि किसने किससे कहा, मतलब कोई इंसान, काम क्या हो रहा है यहां पे, काम हो रहा है ना कहने का काम, कहना भी तो एक काम है। तो यहां पर बेटा कोई इंसान कुछ कह रहा है, कोई काम कर रहा है, तो ये जो है ये वर्ब है। पर कोई तो कहेगा, अपने आप थोड़ी ना आकाशवाणी होने लग जाएगी कि रिंकी जा रही है लंदन, कोई तो कहेगा, उस काम को कोई तो इंसान करेगा। तो यानी कि सब्जेक्ट भी होता है। और अगर आपको यह बता दिया जाए कि वो बात किसको कही गई है तो ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। यानी कि रिंकी ने कहा, इतना भी वैसे क्लियर है, पर रिंकी ने मुझे कहा, तो बोल कौन रहा है, काम कौन कर रहा है, रिंकी सब्जेक्ट हो गई, क्या काम कर रही है, कहने का काम, वर्ब हो गया। किसको बोला, मुझको, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गई। तो यहां पे बेसिकली ये तीन पार्ट्स रहते हैं हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के। और फिर रिपोर्टेड स्पीच में तो अपने आप में बेटा एक पूरा का पूरा सेंटेंस होता है, जो भी बात कही जा रही है ना, लंदन जा रही हूं, शादी में जा रही हूं, गेम खेल रही हूं, जो भी बात होती है, फिर तो वो अपने आप में एक अलग ही सेंटेंस बन जाता है यहां पर। ठीक है, तो ये पार्ट्स होते हैं हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टेड स्पीच के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर जब तक तुम ये नहीं समझोगे डायरेक्ट स्पीच कितने कैसा होता है, भाई देखो, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है, या कोई भी इंसान जैसे, है ना, जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, कोई भी अगर हम देखें, हमें अगर कुछ बनाना है, कोई खाना ही बनाना है, तो खाना बनाने के लिए पहले देखना तो पड़ेगा ना कि इसके अंदर क्या है। मटर पनीर बनाने जाओगे तो पहले देखना तो पड़ेगा, अच्छा इसमें पनीर भी है, इसमें मटर भी है, यानी कि मुझे ये सारी सामग्रियां चाहिए, तब इनको मिला जुला करके ये बनाया जाएगा। तो इसीलिए जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना है तो पहले देखो तो कि डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या है, ये है, ये है, ये सारी सामग्रियां चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तब जाकर के मिला जुला करके इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। तो ये होते हैं डायरेक्ट स्पीच के इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या रहता है, किसने किससे कहा, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट, क्या कहा, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं उसको। अब मैं आपको ना आगे के लेक्चर में रिपोर्टिंग वर्ब को बोलूंगी आरवी और रिपोर्टेड स्पीच को बोलूंगी आरएस। ठीक है, समझ जाना आप, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब क्या, किसने कहा और किससे कहा, और रिपोर्टेड स्पीच क्या, क्या कहा। अब यहीं पर अब आपको समझना रहेगा कि भैया इसको चेंज कैसे करते हैं। तो देखो अब यहां से हमारे स्टार्ट होते हैं रूल्स कि कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले रूल्स टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, हमारे पास दो तरीके के रूल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास बेटा कुछ जनरल रूल्स, ठीक है, एक हमारे पास क्या आते हैं, एक हमारे पास आते हैं जनरल रूल्स। सो जनरल रूल्स में ये होते हैं जनरल रूल्स, और एक हमारे पास आते हैं स्पेशल रूल्स। तो ये सभी रूल्स हैं जो आपको अभी यहाँ पे पढ़ने होंगे, अभी मेरे साथ सीखने रहेंगे आपको। तो जनरल रूल्स का मतलब क्या है, जनरल का मतलब क्या होता है, आमतौर पे, है ना, जनरल जो चीज आम है, जो कॉमन है, जो कि हर जगह लगेगी। तो जनरल रूल्स में आ जाते हैं टेंसेस में चेंज करना, प्रोनाउन में चेंज करना, और ऐसे शब्दों को चेंज करना जो समय या फिर कोई जगह के बारे में बात करते हैं। देखो आप अगर डायरेक्ट स्पीच से, इसको भी समझो अच्छे से, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करना चाहते हो, है ना, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो बेटा आपको समझना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझाती हूं। सोचो मेरे सामने अगर एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, या आप ही हो, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आज तुमने टेस्ट में बहुत अच्छा किया और मैं आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो कि ये बात अब आप 1 मिनट के अंदर किसी और को बताओ, 1 सेकंड के अंदर किसी और को बताओ, या 1 साल बाद बताओ, बेटा ये बात पास्ट में चली गई है, क्योंकि सुई तो चलती रहती है भाई समय की, समय तो रुकता ही नहीं है ना, समय तो रुकता ही नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब भी यहां पर हम कोई बात, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी क्लास लेने आ रही थी, और जैसे ही मैं क्लास लेने आ रही थी तो मेरे को रास्ते में एक बहुत ही क्यूट सा पपी दिखा,
अब ये बात जैसे ही मैं आपके पास आई और मैंने आपको बताई कि पता है अभी रास्ते में ना मुझे क्यूट सा पपी दिखा, तो ये बात तो पुरानी हो गई ना। चाहे अभी 2 सेकंड पहले दिखा हो या 15 मिनट पहले या क्लास में आधे घंटे पहले दिखाओ, कभी भी दिखाओ, तो जो काम जब हुआ उसके बाद जब आप किसी और को बताओगे तो वो काम पास्ट में चला गया। तो इसलिए टेंसेस चेंज होते हैं। और यहां पर टेंसेस पता है कैसे चेंज होते हैं? रिवर्स गियर लग जाता है, जैसे गाड़ी में लगता है ना रिवर्स गियर, तो पीछे जाती है गाड़ी, तो एक कदम पीछे आ जाते हैं यहां पर हमारे टेंसेस। समझ गए इतना? प्रोनाउन भी चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? अरे तुम खुद ही सोचो लॉजिकली, है कि नहीं? जब राजू ने मेरे को बताया कि मैम रिंकी कह रही थी, रिंकी रास्ते में मिली थी, कह रही थी मैं लंदन जा रही हूं, तो ये तो डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि मैं लंदन जा रही हूँ रिंकी के शब्द थे, राजू ने कुछ दिमाग नहीं लगाया, जैसा था वैसा मुझे बता दिया। लेकिन जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में वो कन्वर्ट करेगा तो अपने हिसाब से सोच के कन्वर्ट करेगा ना, कि अच्छा वो मुझे मिली थी तो कह रही थी। तो अब यहाँ पे ये थोड़ी बोलेगा कि मैं लंदन जा रही हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन होने वाला है इससे, तो है ना, कि अब यहां पर भाई तुम जा रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम, समझ नहीं आ रहा। तो जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आप यही तो बोलोगे कि मैम रिंकी मिली थी, कह रही थी कि वो लंदन जा रही है। तो अब आप समझ रहे हो रिंकी ने क्या कहा था, मैं जा रही हूं, लेकिन राजू ने क्या बोला, वो जा रही है। तो यहां पर प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं बेटा, ठीक है, अकॉर्डिंगली। राइट, गॉट इट? अगला चेंज इन वर्ड्स एंड जो कि टाइम और प्लेस बताते हैं। देखो सीधा सा है, अगर मैं तुम्हें बोलूं अभी क्लास में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सोचो, और अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाए, लेकिन मैं बोलूँ कि रुको रुको यार राजू, एक काम करो, तुम मेरे लिए ना इस जगह चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ जाकर के ये काम कर देना। तो अब होगा क्या, राजू ने मेरे लिए वो काम कर दिया, अब वो अपने घर पहुंचा, उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ भाई राजू लेट कैसे हो गए तुम आ जाने में। तो राजू क्या बोलेगा, वो बोलेगा अरे वो निकिता मैम ने मुझे वहां जाके वो काम करने को बोला था। तो अब आप समझ रहे हो कि ये का वो, है ना, मैंने क्या बोला था, ये काम करना, उसने अपनी मम्मी को क्या बताया, अरे मम्मी वो मैम ने वो काम करने को बोला था। तो बेटा ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो टाइम या प्लेस के बारे में बताते हैं, इसको भी चेंज करना होता है। ठीक है, आया समझ में? तो ये जनरल रूल्स हैं जो हर जगह पे अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, अब स्पेशल रूल्स, अब देखो स्पेशल रूल्स जो है ना वो कहां अप्लाई होते हैं, क्योंकि बेटा हमारे पास लाइफ में बहुत तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। हम एसर्टिव सेंटेंस में देखो हम ऐसा भी बोलेंगे कि कुछ पॉजिटिव बात भी बोलेंगे, मैं तो घूमने जा रहा हूं, मैं तो आज बहुत खुश हूं, आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया। लेकिन वहीं पर हम नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया, आज मैं खुश नहीं हूं, इस तरीके के सेंटेंसेस भी बोलते हैं। हम सवाल भी पूछते हैं, है ना, कि कैसे हो तुम, या फिर हम किसी को ब्लेसिंग्स भी देते हैं। मतलब हमारे मूड के हिसाब से कितने अलग अलग सेंटेंसेस यूज होते हैं, है कि नहीं? तो यहां पर अब क्या है ना कि जनरल रूल्स जो है वो हर कैटेगरी में यूज होने वाले हैं, हर जगह यूज करोगे आप। लेकिन ये जो स्पेशल रूल्स है ना बेटा, ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यूज होंगे। ठीक है, क्वेश्चन वाला अगर कोई सेंटेंस में सवाल है तो उसको अलग तरीके से हम ट्रीट करेंगे, किसी सेंटेंस के अंदर कोई ब्लेसिंग्स हैं या कोई ऑर्डर है वो अलग तरीके से ट्रीट होगा। ठीक है, तो ये स्पेशल रूल्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यूज होते हैं, बाकी जनरल रूल्स तो हर जगह चेंज होंगे। अब चाहे तुम सवाल पूछो या चाहे तुम अच्छी बात करो बुरी बात करो, भाई टेंस तो चेंज होने ही वाला है। चाहे तुम अब खबर जो दे रहे हो वो अच्छी है बुरी है या किसी का सवाल है, वो पास्ट में जा चुकी है, तो टेंस चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, ये वर्ड्स चेंज होंगे। इतना क्लियर? ये बेसिक्स है, यहां से अब असल में शुरू होता है कॉन्सेप्ट। इतना क्लियर? ठीक है, चलो अब यहां पर आ जाओ। तो देखो टेंसेस कैसे चेंज होंगे बेटा, ये एक शिफ्ट लेते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, टाइमलाइन से समझा देती हूँ और आसानी से समझ में आएगा। खुद लॉजिकली सोचो, तुम खुद ही लॉजिकली सोचो, अगर ये तुम्हारे पास टाइमलाइन है और इस टाइमलाइन में अगर ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्रेजेंट अगर अभी ये है तो इसके आगे जो है वो फ्यूचर है। फ्यूचर छोड़ो, हमें देखना ही नहीं अभी, फ्यूचर किसने देखा है? हम बोल रहे हैं कि हमारे टेंसेस एक कदम पीछे जाते हैं। तो अभी प्रेजेंट के अगर पीछे जाओगे तो कौन है भाई? इस समय के पहले का जो भी समय है वो तो पास्ट है ना। तो प्रेजेंट चाहे जैसा हो, एग्जैक्ट पास्ट जो हो जाता है वैसा का वैसा। तो इसके रूल्स ना बच्चे बड़ा रटते हैं, लर्न करते हैं। क्यों लर्न करना, क्यों रटना है? कॉमन सेंस है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। भैया प्रेजेंट को उठा के पास्ट में डाल दो सीधा। अब होता क्या है कि पास्ट को कैसे चेंज करना होता है? सिंपल पास्ट, मैंने टेंसेस का वीडियो बनाया है, नहीं देखा है जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट, हमने क्या बोला कि पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट का भी पास्ट कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, इसका नाम क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट। अरे तुम खुद ही देखो ना, हम क्या बोल रहे हैं, टाइमलाइन है, प्रेजेंट जब पीछे गया तो पास्ट में गया। अरे पास्ट भी अगर पीछे जाएगा तो पास्ट का भी पास्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट है ना, ये मैंने ऑलरेडी सिखाया था कॉन्सेप्ट। तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। इन दोनों को हम चेंज ही नहीं करते। क्यों नहीं करते?
भाई यही रीजन है, इसलिए नहीं करते क्योंकि बेटा देखो प्रेजेंट के पीछे वाले टाइम जो है, अभी वर्तमान से पहले जो भी हुआ वो भूतकाल था, यानी कि पास्ट था। पास्ट के पीछे और अगर हम देखें तो वो पास्ट परफेक्ट है, इसके पीछे कुछ नहीं होता। देखो टीचर्स जो है वो रटवा देती हैं बच्चों को कि यहाँ पे नो चेंज, ऐसे लर्न तो कर लेते हैं बच्चे, रीजन पूछो बच्चों को पता नहीं होता नो चेंज क्यों। तो नो चेंज इस वजह से बेटा क्योंकि पास्ट परफेक्ट अगर देखें तो ये लास्ट टेंस है, अब इसके बाद और कुछ नहीं होता, तो इसलिए चेंज ही नहीं होते। क्लियर? तो ये आपका पूरा टेबल हो गया, टेंसेस कैसे चेंज होंगे। अब यहां पे आते हैं कि बाकी के वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते वक्त कैन का होता है कुड, मे का होता है माइट, शैल का शुड, विल का वुड। बाकी ये सारे वैसे के वैसे रहते हैं, शुड का शुड, वुड का वुड, कुड का कुड, है ना, और माइट का माइट, मस्ट का मस्ट भी रहता है। कहीं कहीं पे हैड टू चेंज हो जाता है जहां ऑब्लिगेशन देना चाह रहे हो, वरना मस्ट का मस्ट भी रहता है। आप ऑप्शंस भी देखना किस हिसाब से दिए हैं, अकॉर्डिंगली आंसर मिलेगा। ठीक है, अब देखो टाइम और प्लेस, टुडे है तो दैट डे में हो जाएगा। अब जैसे कि मैं बोलूं कि आज ना अगर मैं बोलूं कि आज मैंने एक मूवी देखी, ठीक है, मैं तुम्हें आके बोलूंगी अरे यार पता है आज मैंने एक मूवी देखी, बढ़िया मस्त सी मूवी थी, लेकिन उतने में क्या हुआ, उतने में अब 4 दिन बाद तुम ये बात करने लगो, तो तुम क्या बोलोगे कि अरे यार निकिता मैम कह रही थी उस दिन उन्होंने एक मूवी देखी थी। तो देख रहे हो मैंने क्या कहा था आज, तुमने अगर किसी को बताया तो तुमने क्या कहा उस दिन। तो अब आप समझ रहे बेटा, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट। अगर येस्टरडे है, लास्ट नाइट है, तो वो प्रीवियस डे या प्रीवियस नाइट में जाता है, टुमारो तो फॉलोइंग डे में। ठीक है, अब देखो आने वाला जो भी है उसमें फॉलोइंग लग जाता है, आने वाला हफ्ता, महीना, साल तो फॉलोइंग वीक, मंथ, पिछला लास्ट वीक, मंथ, ईयर तो प्रीवियस लग जाता है। नाउ का देन होता है, अगो का बिफोर होता है, हेयर का देयर, दिस का दैट, ये है। ठीक है, चलो सब चेंज इन प्रोनाउन देख लो। अब चेंज इन प्रोनाउन, अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब किसने कहा, किससे कहा, और रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या कहा। अब यहां देखो राज ने मुझसे कहा आई एम सिक टुडे, आज मैं बीमार हूं, इसको कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने अभी अभी आपको समझाया था ना कि किसने कहा किससे कहा, रिपोर्टिंग वर्ब का ये वाला हिस्सा जिसमें किसने कहा और किससे कहा लिखा होता है, इसमें एक एक्शन परफॉर्म होता है ना बेटा, कहने का एक्शन। तो कोई तो कह रहा होगा यानी कि इसका सब्जेक्ट होगा, है ना, इसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा जो भी। अब यहां सब्जेक्ट क्या है, राज कह रहा है, किसको कह रहा है, मुझको, तो यहां ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे तो अपने आप ही अलग एक कही हुई बात होती है। तो इसके अंदर अगर आपको प्रोनाउन तो आपने पढ़े ही होंगे, है ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर यहां पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, तो फिर वो चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन है तो चेंज ही नहीं होगा। तो यही होता है हमारा SON और 1 2 3 रूल। ठीक है, क्लियर? तो इसका आंसर जरा बना करके दिखाओ, क्या बनेगा इसका आंसर जो मैंने लिख रखा है ऊपर। चलो पिंक कलर लेते हैं। राज सेड टू मी आई एम सिक टुडे, तो इसका आंसर बनना चाहिए राज टोल्ड मी। ठीक है, चलो ये तो अभी मैंने बताया नहीं है सेड का टोल्ड कैसे चेंज होगा, इसको छोड़ो, तुम इसको ठीक करके बताओ, है ना। आई एम सिक टुडे, देखो अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये सिंपल प्रेजेंट है, कोई भी गलती से ये मत सोचना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब इज एम आर के साथ आईएनजी लगी हो, लगी है नहीं लगी है। तो यहां पे एम जो है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बी का फर्स्ट फॉर्म है, ये यहां पे यूज हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, किसमें चेंज होता है, पास्ट में। आई एम सिक हो जाएगा आई वॉज सिक, लेकिन अब आई वॉज नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन है ना, आई फर्स्ट पर्सन है आई, तो किस हिसाब से चेंज होगा, तो ये फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, राज, राज लड़का है, ही लगता है, तो राज टोल्ड मी दैट, चेंज कैसे होगा, ही, एम का हो जाएगा वॉज, सिक का सिक रहेगा, टुडे का क्या हो जाएगा, अभी सिखाया मैंने, दैट डे। क्लियर? राज टोल्ड मी दैट ही वाज सिक दैट डे, सिंपल है, इजी है ना, आ गया समझ में। चलो अब आती है बारी स्पेशल रूल्स की। अब हम देखेंगे अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस, एसर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये 5 तरीके के सेंटेंसेस को अभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस का पहले मतलब सीखो। एसर्टिव यानी कि कोई घोषित करना, तो जो भी तुम घोषणा कर रहे हो, है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। आज का दिन अच्छा है, एसर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, एफर्मेटिव है ना। मैं बोलूं आज का दिन अच्छा नहीं है, तो मैं घोषणा तो कर ही रही हूं बट ये नेगेटिव है, तो दोनों हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, दोनों के लिए सेम ही रूल रहते हैं। बट करना क्या होता है, सेड है तो सेड ही रहेगा, ठीक है, पर सेड टू है
तो टोल्ड में चेंज होगा। अब ये क्या फंडा है, देखो यहां पर समझो बेटा, यहां पे फंडा ये है कि सेड मतलब कि अगर तुम्हें सिर्फ इतना बोला गया है कि किसने कहा, तो फिर आप वहां पर ना सेड अगर लिखा है ही सेड आई एम सिक, यहां पर सिर्फ इतना बताया कि उसने कहा मैं बीमार हूं, पर किससे कहा नहीं बताया, तो सेड को सेड ही रखो। लेकिन अगर यह बोला जा रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूं, तो यहां पे जब आपको पता चल जाए किसने कहा और किससे कहा, तब आप सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हो। रीजन भी बताती हूं मैं इसके साथ आपको, ठीक है, बच्चे ये रट के रखते हैं लेकिन रीजन किसी को मालूम रहता नहीं है। तो इसके पीछे का जो रीजन बनता है वो ये बनता है बेटा कि सेड जो है, यहां पे मैं छोटा सा एक चलो यहां पे रफ वर्क करके दिखाती हूं। सेड जो है, सेड है एक इंट्रांजिटिव वर्ब, मैंने ऑलरेडी वर्ब के लेक्चर में बता रखा है, आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आएगा, वरना शॉर्ट में अभी बताती हूं। ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब और टोल्ड होती है एक ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव का मतलब क्या है भैया, नाम में लिखा है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, यहां पे नाम में लिखा हुआ है बेटा ट्रांसफर, ट्रांजिटिव का मतलब यहां पे नाम में दिया गया है, ठीक है, ट्रांसफर। तो ये ऐसी वर्ब होती हैं जो कि एक्शन ट्रांसफर करती हैं आगे ऑब्जेक्ट पर, यानी कि इनको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इनट्रांजिटिव यानी कि डू नॉट ट्रांसफर, ये अपना कोई भी एक्शन आगे ट्रांसफर नहीं करती, इनको अपना ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। तो इसलिए सेड के बाद कभी भी डायरेक्ट नाउन प्रोनाउन नहीं आता, क्योंकि नाउन प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। सेड को कोई नाउन प्रोनाउन चाहिए ही नहीं है। ऐसी वर्ड्स जिनको अपने बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं चाहिए, तो बीच में हम उनके प्रेपोजिशन को डाल देते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन तो अपने आप में भैया है ही एक नाउन प्रोनाउन, यानी कि ऑब्जेक्ट मैग्नेट। वह जैसे ही बीच में आ जाएगा वो बोलेगा अगला नाउन प्रोनाउन मेरा। तो यहां पे होता क्या है कि जब भी अगर हम ऐसे लिखें कि ही सेड, तो कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते ही सेड मी, भाई ये इंट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है, इसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो ये प्रोनाउन जो है तुमने अगर इसके साथ लगा दिया, तो ये प्रोनाउन अब इसका हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहां पर कभी भी ही सेड मी नहीं होता, इसलिए हम यहां पर बीच में ही सेड टू मी लिखते हैं, क्योंकि बीच में एक प्रेपोजिशन आता है। तो अब ये जो है ना हमारा प्रोनाउन, ये इसका ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ही सेड टू मी, ये ऑब्जेक्ट इसका बन चुका है, अब ही इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब ये है एक इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। लेकिन टोल्ड क्या है बेटा, टोल्ड होती है एक ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि इसे चाहिए अपने बाद ऑब्जेक्ट। तो अगर अब आप सोचो फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक सेंटेंस है और यहां लिखा है ही सेड आई एम सिक, ठीक है, ऐसा सेंटेंस लिखा है। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो भैया आप इसको अगर ही टोल्ड कर दोगे, तो एक बात बताओ बेटा, इसको ही टोल्ड कर दोगे तो टोल्ड किसको, इसके बाद नाउन प्रोनाउन कुछ तो दो, ऑब्जेक्ट तो दो, क्योंकि इसे तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहां हमें बताया ही नहीं है कि उसने किससे कहा, सिर्फ बोला है कि उसने काम किया, उसने कहा, ठीक है, बट किसको कहा ये तो मालूम ही नहीं। तो इसलिए बेटा यहां पे ना कभी भी टोल्ड हम ऐसे केस में चेंज नहीं करते जब हमें नहीं पता होता कि किसको कहा, इसलिए हम सेड को सेड ही रखते हैं, क्योंकि सेड तो वैसे भी बिना ऑब्जेक्ट के चल जाएगा, लेकिन टोल्ड को हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो जब आपको दे रखा हो ना कि ही सेड टू मी, तभी जाकर के ये ही टोल्ड मी चेंज होगा, क्योंकि यहां पे कहा किसको बताया, मुझको बताया, ये दिया होता है। तो यही फंडा है, ठीक है। अगर आपको नहीं बोला कि उसने किससे कहा तो सेड का सेड रखो, लेकिन अगर बोला है कि किसने किससे कहा दोनों मालूम है तो टोल्ड में जाएगा। कोटेशन मार्क जो होते हैं उनको हटा के दैट लिखा जाता है, ठीक है, और बाकी जनरल रूल लग जाते हैं, यानी कि प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, जो भी मैंने सिखाया, और यानी कि कोई वर्ड टाइम प्लेस से रिलेटेड वो चेंज होंगे। ये क्वेश्चन है, करके दिखाएंगे, जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और करके दिखाओ, ठीक है। चलो, श्याम सेड आई डिड नॉट नो यू वर स्टैंडिंग देयर, तो क्या हो जाएगा, श्याम, अब सेड है, श्याम ने किससे कहा, श्याम ने कहा, वो तो समझ में आ गया, किससे हमें नहीं मालूम, तो हम सेड को चेंज नहीं कर सकते टोल्ड में, क्योंकि टोल्ड बोलेगा भाई बताओ किससे कहा, ठीक है। तो श्याम सेड, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पर बेटा फर्स्ट पर्सन है ये प्रोनाउन, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, श्याम एक लड़का है तो फिर उस हिसाब से ही लगेगा, ही। अब यहां पे बेटा टेंस क्या है, डिड और नो, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, पर डिड और नो, यानी कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। अरे देखो ना, अभी तो बताया था, पास्ट परफेक्ट में ही तो चेंज होता है सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। तो अब सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करो, तो उसमें क्या आएगा, श्याम सेड दैट ही हैड नॉट नोन यू वर स्टैंडिंग
देयर, है कि नहीं? श्याम सेड आई डिड नॉट नो यू वर स्टैंडिंग देयर, तो यहां पे क्या बनेगा? श्याम सेड दैट ही हैड नॉट नोन, नो लिखा है, he had not known you were standing there. ठीक है जी, क्लियर है? ओके एवरीवन, ठीक है बेटा। सो ये हमारा सॉरी ये बनेगा हमारा आंसर। क्लियर है? ओके चलो, श्याम सेड टू मी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सेड टू मी हमने सेड टू मी क्यों लिखेंगे? हम सेड टू मी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आएगा श्याम सेड, सीधा इतना आएगा, सेड टू मी नहीं आएगा। श्याम said that he had not known that I had been standing there. अच्छा सॉरी हमने गड़बड़ कर दी, एक सेकेंड, एक गड़बड़ कर दी, वही मैं सोचूं कि यहाँ पे गड़बड़ कैसे लग रही है। ठीक है, एक गड़बड़ हो गई बेटा, यहाँ पे हमने, हाँ सॉरी, एक गड़बड़ क्या हो गई? एक गड़बड़ ये हो गई, यहाँ पे दो तरीके के टेंसेस दिए गए हैं। जस्ट अ सेकेंड, अभी हम इसको ठीक करते हैं, अभी ठीक करके देती हूँ। ठीक है, इसको हटाते हैं। यहाँ पे हमें ना दो तरीके के टेंसेस दिए गए हैं, है ना, एक टेंस है नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने लंबा वाला सेंटेंस उठाया था, तो यहां पर ना दो तरीके के टेंसेस दिए गए हैं। ओके 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 ओके, हाँ। सो क्या है यहां पर आंसर? देखो तो सबसे पहले श्याम सेड, ओके, अरे श्याम सेड, ठीक है, तो श्याम सेड आई डिड नॉट नो, यहां पे ये लिखा है ना, आई डिड नॉट नो यू वर स्टैंडिंग देयर। तो बेटा यहाँ पे दो टेंसेस दिए गए हैं, है ना, यहाँ पर दो टेंसेस दिए गए हैं। एक यहाँ पे है डिड नॉट नो, ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट। और एक यहाँ पर क्या है? यू वर स्टैंडिंग देयर, तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी है। ठीक है, सो हमें दोनों का ध्यान रखना है ना। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? तो हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, श्याम सेड दैट, ठीक है, श्याम सेड, कॉमा हटा के दैट लिखा हमने। उसके बाद हमारे बाकी के जो जनरल रूल हैं वो लगेंगे। तो जनरल रूल्स के हिसाब से क्या है? हम पहले तो आई शाम के हिसाब से चेंज होगा, तो शाम एक लड़का है, ही आना चाहिए, दैट ही। ठीक है, अब यहाँ पे टेंस क्या है? सिंपल पास्ट, तो ये जाएगा किसमें बेटा? ये चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, दैट ही हैड नॉट नोन। ठीक है, उसे नहीं पता था, है ना। श्याम सेड दैट ही हैड नॉट नोन दैट, क्या नहीं पता था? कि यू वर स्टैंडिंग देयर। तो यहां पे बेटा यू क्या है? यू यहां पे सेकंड पर्सन है। ठीक है, समझो यहां पर ये यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? अभी अभी हमने सीखा ना कि सेकंड पर्सन जो है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमें यहां पर दिया ही नहीं है, हमें बताया ही नहीं है कि श्याम ने किससे कहा, तो हम यहां मान लेंगे कि श्याम ने मुझसे ही कहा। ठीक है, दैट आई, अब यहां पे क्या है? वर स्टैंडिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, दैट आई हैड बीन स्टैंडिंग देयर। हाँ, ये बनेगा श्याम सेड। अब यहां पे एक और चीज हम देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर ना अब क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया है, यहां पर बेटा क्योंकि हमने मान लिया है, क्योंकि हमें सेकंड पर्सन दिया गया था, हम मान रहे हैं कि ये बात जो है वो मुझी से कही होगी, उसके हिसाब से हमने आई लगाया है। चाहो तो यहाँ पे टू मी भी लिख सकते हो, श्याम सेड टू मी, ऐसे भी ठीक है, श्याम सेड दैट ही हैड नॉट नोन दैट आई हैड बीन स्टैंडिंग देयर, इतना भी करेक्ट है। ठीक है, आया समझ में? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी मैंने सेंटेंस बनाया था यहां पर, इसका ध्यान रखना। एक ही सेंटेंस के अंदर आपको ना दो दो टेंस भी यूज होते नजर आ सकते हैं। जैसे यहां पे एक सिंपल पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो बेटा घबराना नहीं है, आप जो भी एक सेंटेंस है दो टेंस यूज हो रहे हैं तो दोनों टेंस को अपने अपने रूल के हिसाब से चेंज करोगे। जैसे सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में गया और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गया। ठीक है, अगर आपको वहां पे दे रखा है जैसे फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर कहीं सेकंड पर्सन का इस्तेमाल हुआ है, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया कि श्याम ने किससे कहा, तो अज्यूम करो कि हमसे ही कहा है, ऐसे चेंज होगा। ठीक है बेटा, चलो, तो ये हो गया। अगला आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये होते हैं एक्चुअल में दो तरीके के। एक हमारे पास क्या होता है बेटा? एक हमारे पास होता है यस और नो क्वेश्चन। यस और नो क्वेश्चन यानी कि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं WH क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, गॉट इट? तो हमेशा ध्यान रखना इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। इसका स्ट्रक्चर रहता है हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, बाकी सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसका क्या रहता है? सेम ही होता है, बस WH वर्ड पहले लग जाता है, WH
हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे। ठीक है, अब आपको समझना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि अगर यस और नो क्वेश्चन है यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन है तो क्या करोगे। तो इस केस में बेटा सबसे पहले आपको ना यस और नो है तो सेड लिखा होगा तो आस्क्ड में चेंज करो। ठीक है, अगर WH क्वेश्चन भी है सेड लिखा होगा तो आस्क्ड में ही चेंज होगा। इसके पीछे पहले मैं तुम्हें थियरी समझा देती हूँ। देखो इसके पीछे का ना सीन क्या है, लॉजिक क्या है कि सोचो आप ना छोटा बच्चा है कोई स्कूल का, ठीक है, वो अपने स्कूल से घर जा रहा है। अब मान लो आप ही हो, स्कूल से घर जा रहे हो, ठीक है, आप स्कूल से घर जा रहे हो और रास्ते में आपको एक आंटी मिल गई जो आपकी मम्मी को जानती है। उनने बोला कि अरे बेटा कैसे हो, तो तुमने बोला आंटी मैं तो अच्छा हूं या मैं आंटी अच्छी हूं। आंटी ने बोला अच्छा मम्मी कैसी है तुम्हारी, तो तुमने क्या बोला कि मम्मी भी अच्छी है। अब यहां से तुम घर पहुंचे, पानी वानी पिया और तुमने मम्मी को बोला कि अरे मम्मी वो शर्मा आंटी मिली थी रास्ते में। तो अब यहां पर बेटा देखो शर्मा आंटी ने तो तुमसे कुछ बात कही थी, जो बात कही थी वो अपने आप में एक सवाल था। तो आंटी को ये नहीं बोलना पड़ा कि बेटा मैं तुमसे पूछ रही हूं कि तुम्हारी मम्मी कैसी है। आंटी ने तो अपनी बात सीधी सीधी कह दी कि तुम्हारी मम्मी कैसी है। तो यहां पर समझ रहे हो कि जो बात कही जा रही थी ना वो एक सवाल था। तो वो सवाल का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है बेटा कि वो अपने आप में पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन है, बोलना नहीं पड़ता कि क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो अपने आप में पता चलता है कि क्वेश्चन है तुम्हारी मम्मी कैसी है, अपने आप में पता चल रहा है सवाल है। शर्मा आंटी को बोलने की जरूरत नहीं कि सवाल पूछ रही हूं बेटा मैं तुमसे, तुम्हें समझ में आ रहा है। लेकिन जब तुम और ये सवाल किसके लिए था, ये सवाल तुम्हारे लिए था। तुम रास्ते से जा रहे थे, आंटी तुमको मिल गई तो आंटी ने तुमसे पूछा, सवाल तुम्हारे लिए था, तुम्हारी मम्मी के लिए नहीं था, तुम्हारी मम्मी के बारे में था। पूछ तुम्हारी मम्मी के बारे में रहे थे पर सवाल तुमसे था। जब तुम घर जाते हो और जब तुम अपनी मम्मी को बताते हो कि मम्मी शर्मा आंटी मिली थी, पूछ रही थी, तो यहां पर बेटा आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना तो हमें बताना पड़ता है कि वो जो सेंटेंस था उस सेंटेंस की फीलिंग क्या रही है। ठीक है, जब आंटी ने तुमसे पूछा तो वो सवाल अपने आप में ऐसा स्ट्रक्चर होल्ड करता है कि अपने आप में तुम्हें समझ में आए कि सवाल है। लेकिन जब अब तुम अपनी मम्मी को बताओगे तो उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है, ये सवाल उनके लिए नहीं है, सवाल तुम्हारे लिए था। तो अब उनको जब तुम बताओगे तो इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो तुम इन्फॉर्म करोगे कि पूछा आंटी ने मुझसे, आंटी ने मुझसे पूछा कि मम्मी कैसी थी, मम्मी कैसी है ना, आंटी पूछ रही थी कि तुम्हारी कि मम्मी कैसी है या आप कैसे हो, इस बारे में आंटी पूछ रही थी। तो अब आप समझो बेटा कि यहां पर क्या होता है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन है, चाहे फिर वो ये क्वेश्चन है कि ठीक हो, हाँ मैं ठीक हूं, अच्छा लग रहा है, हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है, यस और नो क्वेश्चन हो या कैसे हो, कहां जा रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो, आपको अगर सेड लिखा है इनडायरेक्ट में, सॉरी डायरेक्ट में अगर सेड लिखा है तो जब चेंज करोगे तो आस्क्ड में चेंज करोगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहां पे लगता है बेटा कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है आप उसको एसर्टिव में चेंज करते हो। क्यों? क्योंकि ये हम क्या बोल रहे हैं, नरेशन का मतलब ही है इंफॉर्मेशन पास करना। नरेशन का मतलब ही है कि तुम बातें इधर की उधर कर रहे हो, कोई चीज हुई डिस्क्राइब कर रहे हो किसी और को, कोई इंफॉर्मेशन है किसी और को दे रहे हो। तुम्हें आंटी रास्ते में मिली, उन्होंने तुमसे कुछ सवाल पूछा, तुमने जाके मम्मी को बताया। तो अब यहां पे समझना पड़ेगा कि वो अब जब जो भी बात तुम किसी और को बता रहे हो, सामने वाले के लिए वो सिर्फ और सिर्फ क्या बन चुकी है, जानकारी, गॉसिप, अच्छा क्या हुआ आंटी, अच्छा ये पूछ रही थी, उनके लिए सवाल नहीं है। तो इसलिए जो सवाल था ना डायरेक्ट स्पीच के अंदर, उसको एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन में यानी कि फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में, एसर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं रख सकते, क्वेश्चन तुमसे था, तुम जिसको बता रहे हो उसके लिए जानकारी ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस और नो क्वेश्चन हो सेड को आस्क्ड में चेंज करो, WH क्वेश्चन हो सेड को आस्क्ड में चेंज करो। यस और नो क्वेश्चन है तो कॉमा हटा करके इफ या वेदर लगाओगे। WH क्वेश्चन है तो कॉमा हटा दो, बस जो भी WH वर्ड है वो वैसा का वैसा रहने दो। आ गया समझ में? चलो अब बाकी के जनरल रूल्स लगते हैं, टेंसेस, प्रोनाउन वगैरह सब चेंज होते हैं। देखो निशांत सेड टू साक्षी वेयर हैव यू बीन। निशांत ने साक्षी से पूछा कहां गई थी तुम। तो अब इसका आंसर क्या बनना चाहिए बेटा, इसका आंसर ऐसा बनना चाहिए कि निशांत ने पूछा साक्षी से, है ना, निशांत आस्क्ड साक्षी। सबसे पहले तो हमने ये करा, निशांत आस्क्ड साक्षी। अब क्या लिखा है, वेयर हैव यू बीन। तो हमने क्या बोला, अगर यस और नो क्वेश्चन होता जिसका आंसर यस या नो में लगेगा, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे होते हैं उसमें कॉमा हटा के इफ या वेदर में से कुछ भी एक लगा सकते हो। लेकिन जो WH वाले क्वेश्चन है उसमें सिर्फ कॉमा हटा दो, WH वर्ड जो है उसको वैसा ही रहने दो। तो यहां कॉमा हटेगा और WH वर्ड ऐसा ही रहेगा, वेयर।
अब बेटा यहाँ क्या है ना कि अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले आप WH लगाते हो, फिर यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आपके क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस का फॉर्मेट होता है। लेकिन नॉर्मल सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है? आपका नॉर्मल सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो आपको यही करना पड़ेगा। यहां पर क्या लिखा है ना, यहां पर ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये जो बीन है ये मेन वर्ब है, ये यू है ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो पहले क्या आएगा? यू, यहां पे ये आना चाहिए, सब्जेक्ट पहले आएगा। लेकिन ये क्या है? ये दिया है सेकंड पर्सन में, तो सेकंड पर्सन चेंज होगा, साक्षी लड़की है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से लड़की है, शी लगेगा, वेयर शी, ठीक है। सब्जेक्ट पहले लिखा, अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आना चाहिए। ऐसे ही तो बनता है ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो WH वाले वर्ड को वहीं के वहीं रखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को इस तरीके से सेट कर दो। तो अब यहां पर बेटा हैव यू बीन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में करोगे वेयर शी हैड बीन, फुल स्टॉप। गलती से भी क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, पूरे करे कराए मेहनत पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि नंबर सीधा एक नंबर कट, कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये मैथ्स नहीं है स्टेप मार्किंग मिलती होगी मैम, पूरा सही है यही तो गलत है, पूरे नंबर कट, ठीक है। तो ये बनेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का। चलो बेटा अब यहां पे आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। टेंशन मतलब भर भर के क्वेश्चंस हैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, कम से कम 40-50 क्वेश्चंस हैं, जिसकी PDF मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो वहां पे उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझ में आएगा, यहां पे कॉन्सेप्ट सीख लो। अब इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा? जिसके अंदर आप या तो किसी को रिक्वेस्ट करते हो प्लीज ऐसा कर दीजिए ना, दरवाजा बंद कर दीजिए, ठीक है, कमांड देते हो कि दरवाजा बंद कर, या एडवाइस देते हो कि तुम्हें दरवाजा बंद कर लेना चाहिए ठंडी हवा आएगी। तो अब इस तरीके से ये होते हैं सेंटेंसेस एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट वाले। बेटा इसमें ना डायरेक्ट स्पीच में चाहे सेड हो या सेड टू हो, चेंज ये हमेशा अकॉर्डिंग टू द फीलिंग ये होंगे। मैंने अभी तो बोला तुमको कि जब, ठीक है, जो भी है तुमसे जो भी बात हो रही है, अब सोचो मैं अगर तुमसे बोलूं कि अगर मैं बोलूं आयुष, आयुष प्लीज मेरे लिए वहां जाकर के वो बुक ले आओगे, तो बेटा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आयुष रिक्वेस्ट कर रही हूं तुमसे प्लीज जाके, मेरे जो सेंटेंस है ना वो डायरेक्ट तुम सुन रहे हो, वो डायरेक्ट वो सेंटेंस के अंदर उतना स्ट्रक्चर उसका वैसा है, सेंटेंस को बनाया उस तरीके से गया है कि तुम्हें सुन के समझ में आ जाएगा कि ये रिक्वेस्ट है। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर तुम बोलोगे ना अपनी मम्मी को कि अरे पता है मम्मी आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि निकिता मैम कह रही थी कि प्लीज वहां जाके वो बुक ले आओ, तो ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में समझ में आ जाएगा तुम्हारी मम्मी को कि अच्छा ये रिक्वेस्ट थी एक। लेकिन बेटा जब आप उसको अपने तरीके से चेंज करोगे तो उसमें ना अब ये जो इंफॉर्मेशन तुम आगे दे रहे हो, ठीक है, अपनी मम्मी को कि निकिता मैम ने बोला था वहां जाके वो बुक ले आओ, तो अब आपको बेटा इस सेंटेंस का पहले तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट तुम्हारे लिए थी, तुम्हारी मम्मी के लिए नहीं। तुम अपनी मम्मी को जो बता रहे हो वो एक जानकारी दे रहे हो कि मैं लेट हो गया क्योंकि ऐसा ऐसा मुझे कहा गया था। तो जब उसका तुम पूरा स्ट्रक्चर चेंज करोगे तो बेटा अब वो एक नॉर्मल सेंटेंस बन गया है, तो उसके पीछे की फीलिंग चली गई है, तो उसके पीछे की फीलिंग तुम्हें देनी पड़ेगी सेंटेंस में कि भैया वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि वहां जाके वो बुक लेकर के आनी है। समझ रहे हो? तो इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन होता है ना तो वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही अपने आप ऐसा होता है कि तुम बोल सकते हो कि मम्मी वो निकिता मैम पूछ रही थी कि सोचो अगर मैंने तुमसे पूछा कि मैं आज कैसी लग रही हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा था, बहुत अजीब लगेगा ये, ठीक है, मैं बोलूं तुमने आज खाने में क्या खाया, तो अगर तुम अपनी मम्मी को जाकर के बोलोगे अरे मम्मी पता है आज निकिता मैम क्या कह रही थी, तुमने आज खाने में क्या खाया, तो ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि तुम्हारी मम्मी समझ जाएंगी कि सवाल था। जब बेटा इसको चेंज करोगे ना, जब इसको एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन वाले स्ट्रक्चर में लाओगे, एजर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लाओगे, तो बताना पड़ता है कि वो पूछ रही थी कि मैंने आज क्या खाया था खाने में, ये समझ रहे हो? तो इसीलिए चाहे फिर वो एडवाइस की फीलिंग हो, ऑर्डर की हो या रिक्वेस्ट की हो, जो भी फीलिंग है जब वो डायरेक्ट तरीके से बोली जा रही है इंफॉर्मेशन, तो सेंटेंस अपने आप इतना पावर होल्ड कर सकता है कि वो फीलिंग दे दे। लेकिन इनडायरेक्ट में आप जब सेंटेंस को तोड़ के उसका स्ट्रक्चर हटा चेंज करते हो ना, तो फीलिंग आपको अटैच करके रखनी पड़ती है। तो इसलिए सेड को आस्ड या सॉरी हाँ आस्ड में या एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड या ऑर्डर में बदलना पड़ता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है बेटा, इन सेंटेंसेस के अंदर ना ये जो आपके ये जो एडवाइस वाले सेंटेंस होते हैं, सोचो डॉक्टर सेड क्विट स्मोकिंग, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर डॉक्टर तुम्हें धमकी थोड़ी देगा, कमांड थोड़ी देगा, ऑर्डर थोड़ी देगा, वो तो रिक्वेस्ट ही करेगा भाई, है ना।
तो या एडवाइस, रिक्वेस्ट भी नहीं बल्कि डॉक्टर तो एडवाइस करेगा, वो तो एडवाइस करेगा तुमको, डॉक्टर सलाह देगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तो वो यही सर सलाह देगा ना। तो अब आप इसको जब चेंज करोगे बेटा, तो देखो इस ऐसे सेंटेंसेस में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में डेफिनेटली हम ना चेंज करते हैं तो फीलिंग को लिखते ही लिखते हैं। तो अब आप इसको कैसे चेंज करोगे, डॉक्टर है तो डॉक्टर तो एडवाइस देगा, तो आपने यहां पे लिख दिया डॉक्टर एडवाइज्ड। फिर अब आप आगे जो भी चेंज करने वाले हो कि डॉक्टर एडवाइज्ड टू स्टॉप या क्विट, टू स्टॉप नहीं लिखा था ना, क्विट लिखा है, हाँ, टू क्विट स्मोकिंग। लेकिन पता है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक गलती है। जब भी ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं, इन वर्ड्स के बाद ना एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है, यानी कि इन वर्ड्स के बाद आपको बताना ही पड़ेगा कि किससे कहा। अगर नहीं बताओगे तो फिर वही है कि पूरी मेहनत बर्बाद, क्योंकि एक छोटी सी चीज के चक्कर में पूरा सेंटेंस गलत। क्यों बेटा, ये सेंटेंस, ये वाले वर्ड्स जो है ये दोबारा से ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये दोबारा से ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसको अपने बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है। तुमने सीधा क्यों, तुम सोचोगे यहां तो मैम सेड लिखा है, यहां तो हमें बताया ही नहीं डॉक्टर ने किससे कहा, पर आप कह रहे हो चेंज करना है तो कर दिया है ना। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि सेंटेंस में चाहे दिया हो कि किसने किससे कहा या ना दिया हो, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, कमांड या ऑर्डर में जब भी चेंज करोगे, आप अपने आप से अज्यूम कर लो कुछ भी, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देख लो बेशक कि ऑप्शन में क्या दिया है, आप अज्यूम कर लो कि मुझसे कहा है, लेकिन इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए, किससे कहा लिखा होना चाहिए। यह सेंटेंस एकदम गलत है अगर आप ऐसे लिखोगे डॉक्टर एडवाइज्ड मी, तब यह सेंटेंस ठीक होगा। तो ये मैंने यहां लिख भी दिया है, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड लिखा ही होना चाहिए, ठीक है। कॉमा हटा करके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा करके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। देखो ये जो एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, इनकी खासियत ये होती है बेटा कि या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या ये डू लगा के, नॉट लगा के फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो जो भी हो, आपको क्या करना है, आपने बस सेड या सेड टू को चेंज करना है, ठीक है ना। एडवाइस, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर में अगर बताया है किससे कहा तो ठीक है, नहीं बताया तो खुद अज्यूम करना है कि किससे कहा है, ठीक है। और फिर कॉमा हटा करके टू लगाओगे और जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा, इसमें और कोई जनरल रूल नहीं लगते, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने क्या किया है, सॉरी, यहां पर देखो क्या किया अपन ने, यहां पर यही है ना, सीधा सा इसका जो आंसर बनेगा वो यही बनेगा कि वैसे तो मैंने आंसर लिख दिया था, दोबारा लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। डॉक्टर है ना, सेड को हम चेंज करेंगे एडवाइस, तो डॉक्टर एडवाइज्ड, अब यहां पे हम अज्यूम कर लेंगे हमसे करा है, तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी, कॉमा हटा के टू क्विट, जो है वैसा का वैसा, टू क्विट स्मोकिंग, सिंपल, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है बेटा। देखो ध्रुव सेड डू नॉट मेक नॉइज, तो अब इसको कैसे बनाएंगे आप, तो सीधी सी बात है, ध्रुव ने बोला कि आवाज मत करो, तो ये रिक्वेस्ट थी, ये ऑर्डर था, ऑर्डर लग रहा है ना कि आवाज मत करो, ऑर्डर है, ध्रुव ऑर्डर्ड मी बोल दो, अस बोल दो, हमें ऑर्डर दिया, मुझे ऑर्डर दिया, ध्रुव ऑर्डर्ड मी। तो बेटा यहां पे नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट, तो नॉट पहले आएगा, ऑर्डर्ड मी, नॉट, टू लगाओ और फिर क्या है, मेक नॉइज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेक नॉइज, ध्रुव ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक नॉइज, सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर लेट्स का केस। लेट्स के केस में क्या होता है बेटा, लेट्स के केस में होता है जब हम ना, देखो जब ऐसा कोई सेंटेंस कहा जाए, यानी कि मैंने तुमसे कहा, तुमने मुझसे कहा, लेकिन जो कही हुई बात है उसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि लेट्स प्ले होली, लेट्स वॉच अ मूवी, लेट्स गो टू अ पिकनिक या गो ऑन अ पिकनिक, जो भी है, अगर ऐसा कोई सेंटेंस कहा जा रहा है तो उस केस में ना सेड टू को चेंज हमेशा करते हैं सजेस्टेड या प्रोपोज्ड। इसका मतलब है कि प्रस्ताव रखा। लेट्स प्ले होली यानी कि एक सजेशन था कि चल होली खेली जाए क्या, तो ये एक सजेशन या प्रपोजल होता है, प्रस्ताव होता है। तो सेड टू को हमेशा सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करोगे, जो ये कॉमा होते हैं बेटा, इन कॉमास को दैट में चेंज करोगे, और जो लेट्स लिखा है, लेट्स को आप दे शुड या वी शुड लगा के फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा रहता है। अब कब दे आएगा कब वी आएगा डिपेंड करता है ना। अब देखो अगर ये लिखा है लक्ष्मण सेड टू राम, लक्ष्मण ने राम से कहा, तो यहां पर कैसे चेंज करेंगे, लक्ष्मण, अब यहां पर क्या है, सजेस्टेड लिखो या प्रपोज्ड, कुछ भी लिख सकते हो, लक्ष्मण सजेस्टेड, टू नहीं आएगा बेटा, सजेस्टेड राम, ठीक है, दैट।
अब बेटा क्या ये हमारे बारे में बात हो रही है, दो दूसरे लोगों के बारे में बात हो रही है? अगर मैं कहती लक्ष्मण सजेस्टेड मी या लक्ष्मण सेड टू मी, मुझसे कहा होता तो मैं ये कहती ना कि उसने हमसे, है ना, कि वी शुड, तब मैं वी शुड लगाती हूँ कि हमारी बात थी। लक्ष्मण और राम, उनकी आपस में बात हो रही है भाई, तो दे आना चाहिए यहां पर, ठीक है। लक्ष्मण सजेस्टेड राम दैट दे शुड, ठीक है, तो हमने लेट्स को चेंज किया, दे में शुड लगाया, और बाकी गो टू वॉच मूवीज या मूवी, ठीक है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। गॉट इट बेटा? फाइन। आयुष सेड टू रीना प्लीज शट द डोर। अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो प्लीज लिखा है, रिक्वेस्ट है, साफ समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, है ना? आयुष, आर कैपिटल नहीं आएगा, आयुष रिक्वेस्टेड रीमा टू, प्लीज हटाएंगे, प्लीज जो था ये एक रिक्वेस्ट के लिए था, वो फीलिंग यहां हमने बता दी, हटाओ इसे। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शट द डोर, ठीक है जी, ओके बेटा। लास्ट है ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, लास्ट नहीं है, अच्छा रुको, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी भी बचा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो, किसी के लिए प्रार्थना करते हो, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, विश, प्रे या कर्स करते हो कि मे यू रॉट इन हेल, नरक में सड़ो तुम, ऐसे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव होते हैं। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट में अगर आपको सेड टू लिखा है तो वही मैंने जो फंडा अभी आपको बताया कि फीलिंग तो कन्वे करनी पड़ेगी, तो ब्लेसिंग है तो ब्लेस्ड लिखना, विश है तो विश्ड लिखना, प्रे है तो प्रेड, कर्स है तो कर्स्ड लिखोगे, ठीक है बेटा। कॉमा जो आपके सामने गिवन है उसको हटा के दैट आएगा। और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये मे, है ना, फिर ऐसे स्टार्ट होते हैं कि जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो इसमें ना मे सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आपको इसका स्ट्रक्चर ठीक करना होता है। तो सबसे पहले तो क्या ही आएगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा ना, जब भी हम नॉर्मल सेंटेंस की बात करें, एसर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। तो यहाँ पे मे का मे लिखना, वरना माइट भी लिख सकते हो, ऑप्शन देख लेना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मे का मे भी रह सकता है, माइट कर सकते हो, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। ये क्या होते हैं भैया, ये होते हैं तुम्हारे मॉडल वर्ब्स, है ना, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो इस हिसाब से पूरा सेंटेंस बनेगा। माई मदर सेड टू, सॉरी, माई मदर सेड मे यू ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ, क्या बनना चाहिए, माई मदर विश्ड, ठीक है, माई मदर विश्ड दैट, है ना, विश्ड या प्रेड या ब्लेस्ड, जो भी, अब यहां पे विश हम बोल सकते हैं, माई मदर विश्ड दैट। अब यहां पे बेटा क्या है, यू आपका क्या गिवन है, यू आपका यहां पर सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट है, किसके हिसाब से चेंज होगा, यहां पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट गिवन है क्या, नहीं गिवन है, मान लेते हैं मुझसे ही बोला, तो माई मदर विश्ड, है ना, माई मदर विश्ड दैट आई, मे की जगह क्या लिखेंगे, आई माइट ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ। सिंपल, यही आपका सेंटेंस बनेगा, है ना। सो यही आपका करेक्ट आंसर यहां पे रहने वाला है ना। या फिर आप सीधा इसको बेटा विश्ड की जगह अगर ब्लेस्ड के साथ बनाना चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, राइट, कि माई मदर ब्लेस्ड मी, है ना, यहां पे, क्योंकि देखो वैसे भी हम मान ही रहे हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेकंड पर्सन दिया ही है, तो हम मान ही रहे हैं कि वो बात मेरी माँ ने मुझसे ही कही होगी, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्लेसिंग या विश या प्रे, है ना। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि मम्मी जो है वैसे अधिकतर वो आशीर्वाद ही देते हैं, तो माई मदर ब्लेस्ड मी, मेरी मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं हमेशा लाइफ में सक्सीड करूं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। चलो अगला आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी बेटा ऐसे सेंटेंस जिसके पीछे आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला पंक्चुएशन मार्क देखने को मिले, तो डायरेक्ट होगा, तो इनडायरेक्ट में आप कैसे चेंज करेंगे, राइट, तो सेड लिखा है या सेड टू लिखा है, आप उसको चेंज करोगे एक्सक्लेम्ड में। अब देखो जैसे आपको वर्ड्स तो पता ही होंगे बेटा, अलास, सॉरी अलास में ऐसा नहीं, अलास ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो सौरो के लिए है। तो अगर आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिल जाए कि अलास, तो समझ जाना कि सौरो है, तो एक्सक्लेम्ड विद सौरो हो जाएगा। अगर हुर्रे नजर आए तो मतलब जॉय है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, तो आप ना जो भी है सेड सेड टू, वो वर्ड्स के हिसाब से आप चेंज करोगे जो फीलिंग है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करोगे। अब यहां पे ना एक फंडा होता है, एक रूल लगता है, वॉट अ ब्यूटिफुल व्यू। अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जिसमें वॉट लगा है, वॉट के बाद ए या एन है और कोई एडजेक्टिव है और फिर नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ही तो होता है, व्यू क्या है, नाउन है ना, नाउन कैसा, व्यू कैसा, सुंदर, ये एडजेक्टिव है। तो आप इसको चेंज कैसे करेंगे, तो इसको आप पहले सब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है, यानी कि ये जो नाउन है ना,
सॉरी, आप इस नाउन जो है, इस नाउन के हिसाब से कोई सब्जेक्ट देखोगे। अब यहाँ व्यू लिखा है, व्यू क्या है? व्यू बेटा कोई नॉन लिविंग थिंग है ना, नजारे की बात हो रही है, तो इट आएगा, तो उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट यूज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वर्ब आएगा। तो अगर हम अभी बोल रहे हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, यानी कि अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, ऐसे नहीं बोल रहे व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इट वाज, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे तो इज आएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आप वेरी लगाओगे और जो एडजेक्टिव है वैसे ही लगा करके ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू, ठीक है। आगे बेटा, अगर यहाँ पे ऐसे व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इट वाज ऐसा लिखा होता तो हम सिंपल कर देते इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। क्लियर है? तो यहाँ पे इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये ना वैसे क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आते नहीं है, बट हाँ इन केस अगर आ जाए तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ऐसा दिया गया है तो आपको जो भी नाउन है उसके हिसाब से सब्जेक्ट लगाते हुए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हुए, उसके बाद वेरी लगाना है, और फिर जो बाकी का सेंटेंस है वैसे लिख देना है, एडजेक्टिव और नाउन, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है बेटा। सो दिस वॉज द सेशन जो कि होता है यहाँ पर खत्म। थैंक यू सो मच। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैम सीख तो सब गए लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी मैंने देखो इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस अटैच किए हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा देती हूँ, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये रहे क्वेश्चंस। लेट अस नॉट गो आउट टुडे, देखो लेटस वाले क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, ये रहे क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, खूब अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइन बेटा, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।